हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आप देख रहे हैं हमारी क्लास फिजिक्स की। और टॉपिक चल रहे हैं साउंड, ये जिसको कहा जाता है ध्वनि। आज साउंड या ध्वनि का सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या चीज पढ़ी वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने टॉपिक बताया था हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमने ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, ठीक है, पढ़नी थी। क्या होता है साउंड, क्या होता है ध्वनि, ध्वनि के प्रकार हमने देखे थे। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। ध्वनि के गुण या ध्वनि की जो प्रॉपर्टीज हमने देख चुके हैं। परावर्तन बचा है, अनुरणन बचा है, अपवर्तन बचा है, ध्वनि का विवर्तन बचा है, ध्वनि का व्यतिकरण बचा है, और ध्वनि का अनुनाद बचा है, और बहुत सारी चीजें बाकी है। वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में मैंने जो चीज समझाया था उसको थोड़ा से मैं 5 मिनट रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फ्रेश लगे। तरंगे मैंने क्या कहा था, वेव्स या तरंगे दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे की बातें हम अभी नहीं करेंगे, अलग उसका क्लास होगा तो उसको हम देखेंगे। हमने कहा था यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। और यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम की जरूरत जो है होती है, ठीक है, मीडियम की नीड जरूर होती है, इसको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती है जिसमें माध्यम की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है। जैसे प्रकाश है, अपना प्रकाश को ले लीजिए, ठीक है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सारी चीजों को भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है जैसा कि मैंने बताया, और आप देख सकते हैं। फर्स्ट जिसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम बना है वो किसका है, अनुप्रस्थ तरंगे का। और इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि पानी में अगर पत्थर मारेंगे तो इस प्रकार से जो है जल का जल का जो तरंग है इस प्रकार से अप डाउन होते रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की तरंगे भी है ऐसी देखने को मिलती है। रस्सी पर उत्पन्न तरंगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और कहा था मैं ये जो है आपका तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, ये आयाम है, एम्पलीट्यूड है। और आपका आवृत्ति क्या होता है, आवर्त क्या, आवर्तकाल क्या होते हैं, ये मैंने बताया था। तरंगों के सर्वोच्च जो ऊंचाई है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसको मैंने आयाम कहा था। आवृत्ति एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, ये पूरा क्या है, एक साइकिल है। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल जो कंप्लीट करती है वो किसकी होती है, वो क्या कहलाता है, वो आवृत्ति कहलाता है, उसको एफ से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल टी से डिनोट करते हैं, जिसको मैंने कहा था कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो वेवलेंथ है। लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ये हमने बात की थी। अनुदैर्ध्य तरंगे की बातें भी हमने की थी। और किसी माध्यम में अगर संचरण हो रहा है तो उसके कण तरंग की गति की दिशा की तरफ संचरण होता है। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो जब गेप आपको जो दिखाई दे रहा है वो विरलन कहलाता है और दूसरा संपीड़न कहलाता है। जो पास पास इसकी जो है चीजें थी उसको संपीड़न कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल थे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, इस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली, मुख से निकली हुई वाणी, ये सारी चीजें क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे की जो है बातें हैं। फिर साउंड हमने देखे थे। साउंड एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। और जैसे कि मैंने बताया फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है भाई सब, वेन, एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, वेन,
वी स्टडी एनर्जी इन मैटर इज कॉल्ड साउंड। अगर हम मैटर और ऊर्जा या मैटर या एनर्जी का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, बस यही बात है, पहले क्लास में बता दिया। और ये प्रोड्यूस कैसा होता है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अपने माइक का, तो माइक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और साउंड प्रोड्यूस होता है जब आप स्पीकर आप से सुनते हैं। कंपन या वाइब्रेशन दो प्रकार के होते थे, टू एंड फ्लो वाइब्रेशन और अप एंड डाउन फ्लो वाइब्रेशन। तो इस प्रकार से क्या होता है ये हमने देखे हैं। फिर ध्वनि का वर्गीकरण देखे थे, क्या देखे थे भाई, ध्वनि का वर्गीकरण, जिसमें अश्रव्य तरंगे हैं, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो ऐसे तरंगे जो क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हमने क्या कहा था, अश्रव्य तरंगे। ठीक है, ऐसी तरंगे जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसको हमने क्या कहा था, श्रव्य तरंगे। ठीक है, मनुष्य की जो है यही सुन सकता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, यही सुन सकता है। फिर पराश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये आप देख सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे के उपयोग हमने देखे थे, गठिया रोग में, सोनार में, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी होता है उसमें, सीटी स्कैन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आदि में इसका उपयोग किया है, मेडिकल फील्ड में ज्यादा देखने को मिलती है। ध्वनि के गुण हमने देखे थे, ध्वनि के गुण में सबसे पहले हमने बात की थी प्रबलता की, लाउडनेस की, और लाउडनेस, तारत्व, गुणवत्ता और तीव्रता की बात की। और लाउडनेस का मतलब है कि जब साउंड हमें धीमा और तेज सुनाई देता है तो लाउडनेस कहलाता है। और ये किस प्रकार से, प्रबलता जो लाउडनेस है वो आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब आयाम अधिक होगा इसका मतलब प्रबलता अधिक होगा, और प्रबलता अधिक होगा इसका मतलब साउंड हमें तेज सुनाई देगा। ठीक है, और अगर आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी, प्रबलता कम होगी तो हमें जो आवाज है, साउंड है, वो धीमा सुनाई देगा। कि भाई साहब ग्राहम बेल ने इसको जो है किया था इसीलिए। ठीक है, ये बेल इसका क्या है, बेल क्या है, इसका बेल जो यूनिट है वाट मीटर पे होता है, डीबी होता है, डेसिबल से इसको मापते हैं। तारत्व, ध्वनि का वह गुण जिसमें साउंड पतला और मोटा सुनाई देता है। तो मैंने कहा था कि लड़कियों की आवाज पतली होती है, ठीक है, और लड़कों की आवाज मोटा होता है। हालांकि हम अगर लड़कियों की आवाज देखें तो दूर तक जाएगी लेकिन उनकी आवाज गूंजेगी नहीं, लेकिन मोटा होने के कारण लड़कों की आवाज जो गूंजता है। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करते हैं, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक होगी उसका पिच हाई होगा। ठीक है, जब पिच हाई होगा तो साउंड पतला सुनाई देगा, दूर तक जाएगा। गुणता, गुणता देखे थे कि सेम पिच और सेम लाउडनेस होने के बावजूद भी हमें जो साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आवाज हमें क्लियर पता चलता है कि कौन बोल रहा है। ठीक है, ये हमने बात की थी प्रॉपर। और तीव्रता की बात की थी कि ठीक है, आवाज हमें कोई तीव्र बोलता है, कोई कम बोलता है, तो ये चीजें थी इसके गुण। तो देख चुके हैं हम। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है। इनमें से जो बाकी है हम आज देखेंगे, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक और अन्य अन्य और जो बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास, और देखते हैं क्या है कुछ खास आज की क्लास में। तो टॉपिक है साउंड और आज है सेकेंड पार्ट। तो ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, ध्वनि का जो स्पीड है, ध्वनि का जो चाल है, वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक की बात आती है तो कौन कौन से प्रभावित करते हैं भाई। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की। ठीक है, तापमान या टेम्परेचर की।
तो तापमान या टेम्परेचर की बात करें तो ध्वनि की चाल क्या होती है, क्या इससे प्रभावित होती है। देखिए ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनि की चाल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, समझाऊंगा इसको। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। सबसे पहला क्या है, तापमान या टेम्परेचर, तापमान या टेम्परेचर, ठीक है। तापमान एंड टेम्परेचर के बारे में मैंने क्या कहा था, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की आवाज, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब है अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वहां जो साउंड की जो स्पीड है वो अधिक होती है। साउंड की स्पीड अगर प्रभावित कर रहा है टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर अगर हाई है, ज्यादा है टेम्परेचर, तो साउंड का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा। टेम्परेचर लो है तो साउंड की स्पीड क्या होगा, लो होगी, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये पहली चीजें हैं। दूसरी बात है, अगर हम दाब या जिसे प्रेशर कहते हैं, ठीक है, दाब या प्रेशर कहते हैं, प्रेशर या दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए, ठीक है, दाब का या प्रेशर का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दाब का ध्वनि पर, ध्वनि की स्पीड पर, ध्वनि पर मतलब ध्वनि की स्पीड पर, स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीजें याद रखिए। चलिए, वहीं अगर तीसरी बातें हम करें, आर्द्रता, आर्द्रता या जिसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की बात करें तो जो आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये भी याद रखिए, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है कि जब ह्यूमिडिटी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का जो चाल है, स्पीड है, वो क्या होगा, वो ज्यादा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम उस, अगर हो सकता है एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था कहने का मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है भाई, देखिए यहाँ ध्वनि की चाल में जो है थोड़ा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहने का मतलब, अगर ठोस में बात करो, ठोस में बात करो, ठीक है, द्रव में बात करो या गैस में बात करो, यहाँ पर जो इसका स्पीड है वो ठोस में अधिक होता है, ठीक है, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है और गैस में दोनों से कम होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी या इसकी प्रत्यास्था, अगर इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो जितना ज्यादा इलास्टिसिटी अधिक होगा, ठीक है, उतना स्पीड बढ़ेगा। तो ठोस में स्पीड इसका
अधिक होता है, द्रव में स्पीड कम होता है, गैस में। ठीक है, चलिए घनत्व, डेंसिटी, अगर 5वें नंबर की बात करें तो घनत्व, या जिसे कहा जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी में याद रखेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जो घनत्व है, यदि घनत्व यह अधिक होता है, ठीक है, एकदम सघन है, घनत्व अधिक होगा मतलब वो सघन है, घनत्व अधिक होगा मतलब उस वस्तु का जो कण है एकदम पास पास में, ठीक है, एकदम पास पास में। डेंसिटी बहुत है, कहने का मतलब है उनकी कण जो है, वस्तु का जो कण है वो एकदम आस पास है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका जो है डेंसिटी, उनकी जो घनत्व है वो कम है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा याद रखिए, डेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये 4-5 जो है कारक है, प्रभावित करने वाला कारक याद रखिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक में टेम्परेचर ध्वनि को चाल को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, या टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो है बराबर रहती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, इलास्टिसिटी में जितना इलास्टिसिटी होगा उतना स्पीड बढ़ेगा, घनत्व में, ठीक है, घनत्व अधिक होगा तो स्पीड कम होगा। तो ये 4-5 कारक है, उसको आप याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए कुछ कुछ अगर हम बात करें, जैसे कि माध्यमों में ध्वनि के चालों को हम अगर बात करें, ठीक है, विभिन्न माध्यम में, कहने का मतलब ठोस में क्या है, द्रव में क्या है, गैस में क्या है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे लिखें, विभिन्न विभिन्न माध्यमों में, माध्यमों में ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। अगर हम ठोस की बात करें, ठीक है, यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस में, ठोस जैसे वस्तु, जैसे कि अगर आप देखते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में इसकी जो चाल होगी वो 6420 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार ठोस में अगर निकेल है, निकेल है, कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई, याद रखिए 6040 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील है, और स्टील में आपका 5960 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आपका लोहा है, लोहा में आपको नजर आएगा 5950 मीटर प्रति सेकेंड। पीतल, पीतल, पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ठोस की ये बात करें, अगर हम द्रव की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें द्रव, तो द्रव की बात करें, द्रव का जो स्पीड है, ठीक है, द्रव में क्यों, जैसे कि आप देखते हैं समुद्र में,
समुद्री जो भाग है, समुद्री में आप देखें तो उसका 1533 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें नॉर्मल जो जल है, ठीक है, नॉर्मल जल जैसे जैसे 0 डिग्री में, नॉर्मल जल कहने का ना 0 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर इसका जो है 1402 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं पर अगर ऐसे जल जिसकी जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ऐसे जल, देखिए समुद्री जल में जब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य जल में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास 1493 मीटर प्रति सेकेंड देखने को मिलता है। वहीं पर एथेनॉल 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 में आपका 1144 मीटर प्रति सेकेंड, और मेथेनॉल में आपको देखने को मिलेगा 1103 मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड है। चलिए ठोस, द्रव, और अगर हम यहाँ पर गैस की बात करें तो गैस में आप देख पाएंगे कौन कौन से हैं। एक तो जो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H लिख देता हूँ, समझ जाइए, हाइड्रोजन गैस, जहां पर 1286 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा हीलियम गैस में 972 मीटर प्रति सेकेंड, 972 मीटर प्रति सेकेंड। अगर अब बात करें वायु में, वायु जब 0 डिग्री हो तो वो वायु में कितना देखने को मिलेगा, वायु में 331 मीटर प्रति सेकेंड। यदि ऑक्सीजन की बात करें, O2 की, ऑक्सीजन की बात करें तो 316 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तीसरा चौथा। तो इस प्रकार से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित में विधि जो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो उसको आप याद रखिए, ठीक है, कौन कौन से। तो ठोस आप देख पा रहे हैं, ठोस में जो है आपका सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, और गैस द्रव में उससे कम होता है, और गैस में पूरी तरह से कम होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब बात करेंगे कुछ ध्वनि के जो है बातें, जहां पर ध्वनि की बातें में परावर्तन देखेंगे, ध्वनि का अपवर्तन देखेंगे, इको सिस्टम क्या, इको साउंड क्या है, अनुरणन क्या है, ध्वनि का अपवर्तन क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, ठीक है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, ये सारी बातें होंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा एक और काम वाली बातें लिख लीजिए, जो बहुत जो है आपको देखने को मिलता है। देखिए ध्वनि को हम किससे मापते हैं, डीबी से मापते हैं, ठीक है। मेन अगर हम ध्वनि का मापन क्या है भाई साहब, यहाँ पर लिखेंगे विभिन्न स्रोतों में, विभिन्न स्रोतों में ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की क्या है, तीव्रता, विभिन्न स्रोतों में ध्वनि की तीव्रता। वो तीव्रता वाले प्रॉपर्टीज में मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए था, वो मुझे ध्यान से निकल गया, ठीक है। कल की क्लास में हम सबसे लास्ट में हम देखे ना ध्वनि की तीव्रता, उसमें आप जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वहां मुझे लिखना चाहिए था। चलिए तो वो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, नोट्स में आप देख सकते हैं ध्वनि की तीव्रता। देखिए हम तीव्रता पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता किस किस में ज्यादा होगी, किस किस में कम होगी, और कितना कितना होगा, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता
को अगर हम मापते हैं, इसका अगर मापन देखें तो मापन कैसे देखें, इसका मापन क्या होता है, डीबी से मापते हैं, ठीक है, डेसिबल से मापते हैं। इसका मापन क्या है, मापन क्या है भाई साहब, डीबी है। सॉरी, इसका मापन क्या है, डीबी है। अब देखिए विभिन्न स्रोतों में इसकी अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए दो लोग बात करें तो जो है नॉर्मल बातचीत, ठीक है, अगर साधारण साधारण बातचीत की बात करें, ठीक है, साधारण बातचीत की बात करें तो साधारण बातचीत की बात करें तो वो लगभग 30 से 40 डीबी के आसपास होती है। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, डीबी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल जो बात कर रहा हूँ तो एकदम जो है, ठीक है, 30 से 40 डीबी। अगर तेज बात कर रहा हूँ, एकदम झगड़ा होता है तो देखते हैं ना, ठीक है, तेज बातचीत, तो झगड़ा जैसे होता है, बहुत तेज बात करते हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, इस प्रकार से तो तेज बात करते हैं तो 50 से 60 डीबी के मध्य इनका क्या होता है, तीव्रता होता है 50 से 60 डीबी के बीच, ठीक है। जैसे एकदम बात करें तेज संगीत, तेज संगीत या एकदम शोर, तो जैसे आप हल्का जो है आप होम थिएटर चलाते हैं घर में, ठीक है, एकदम तेज संगीत सुनते हैं और बहुत शोर होता है भीड़ भाड़ इलाकों में, तो वो जो है लगभग 80 डीबी के आसपास रहता है। कितने, 80 डीबी के आसपास। चलिए, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में अगर हम बात करें तो विद्युत मोटर में 110 डीबी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जेट विमान या पुलिस की जो सायरन की आवाज है, पुलिस के सायरन, पुलिस की जो सायरन की आवाज है, एम्बुलेंस की आवाज है, ठीक है, एम्बुलेंस की आवाज है, इनकी जो 110 से 110 से 120 डीबी, 110 से 120 डीबी के मध्य आपको देखने को मिलती है। कारखाने वगैरह में आपको देखने को मिलेगा 100 से 120 डीबी के बीच। तो ये कुछ स्रोतों है जहां से ध्वनि की तीव्रता आपको किस प्रकार से सुनाई देती है। देखिए कहा जाता है कि हमें अगर, देखिए डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस WHO ने क्या कहा था कि भाई साहब अगर आप 45 डीबी तक सुनते हैं, ठीक है, तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य कहने का मतलब आपके कान के लिए, ठीक है, क्या है, लाभदायक है, ठीक है, उपयुक्त है, लाभदायक है कि भाई साहब 45 डीबी तक, ठीक है, आप सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप झेल सकते हैं, कहने का मतलब झेलना समझते हैं ना, तो आप झेल सकते हैं 70 डीबी तक, ठीक है, चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त 70 डीबी तक आप चीजों को, 70 डीबी की तीव्रता को आप लगभग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन 70 डीबी के ऊपर, ठीक है, 70 डीबी के जो हाई है ऊपर अगर होगा तो वो एक तरह से शोर कहलाता है। शोर कहने का मतलब आपकी कान को कर्कश लगता है, कहने का मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कोई कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, एकदम, और जो है तीव्र आवाज आती है तो उसमें कान बंद कर लेते हैं। पटाखे की आवाज है, डीजे की आवाज है, ठीक है, 70 डीबी से जो होती है आवाज, पटाखे हो गए, डीजे हो गए, जेट विमान हो गए, ठीक है, सायरन हो गया, सायरन ऐसा नहीं तो दूर से भी आवाज, सायरन अगर मान के चलिए एम्बुलेंस सायरन को पास में रख के आप बजाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है, दूर से भी हमें सुनाई देता है कि भाई साहब पुलिस आ गई या एम्बुलेंस है। कारखाने के आसपास जाएंगे तो एकदम बहुत, कारखाने में जो काम करने वाले व्यक्ति, बहुत कहा जाता है, याद रखिए कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं या जो लोग होते हैं, ठीक है, वो
समय बीतने के साथ, समय चलने के साथ आगे जब उनका उम्र और जो चलते जाता है, उनको उनको कम सुनाई देता है। उनकी कान जो है, ठीक है, उनकी कान लगभग हल्की से खराब होने लगती है, ठीक है, बहुत जल्दी खराब होने लगती है, क्योंकि लगातार कारखाने में काम करने वाले और जो मशीन में काम करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है, ठीक है, तो ये घातक है आपके लिए। क्या है? घातक है। तो डीजे की आवाज, कारखाने की आवाज, एम्बुलेंस की आवाज, ये सारी चीजें क्या है? घातक है। तो क्या कहा गया है डब्ल्यू एच ओ ने कहा कि भाई साहब आपके लिए उपयुक्त क्या है कि 45 डीबी तक आप सुनिए, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं, अभी शादी का सीजन है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उसको पकड़ के डांस करते रहते हैं। कहाँ पर? डीजे के सामने। ये बहुत ही बोल सकते हैं ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, आप तो हो सकता है आप बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी बर्दाश्त करने की हद में तो नहीं रहते, लेकिन आप हल्का से बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके पर्दे कभी फट भी सकते हैं। तो आप याद रखिए, ठीक है, इस चीज को कि डीजे के सामने और बहुत ज्यादा शोर के सामने बच्चों को दूर रखिए, बच्चों और बुजुर्गों को खास। देखिए, एक न्यूज आया था कि डीजे के साउंड और पटाखे के साउंड से लगातार, जो पटाखे नहीं, झड़ी होते ना, पटाखे वाले जो झड़ी होते हैं, एक एक माचिस मार दे और लाइन से चलते रहता है। एक न्यूज आया था कि दिल्ली में, ठीक है, वो 2 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक बुजुर्ग, 70 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके कारण से ये डीजे और पटाखे की बात, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा था, वहीं से गुजर रहे थे, ठीक है, और पटाखे भी और आपके डीजे वहीं चला रहे थे, तो कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है, और किसके कारण से? ये आवाज के कारण से। तो ये बहुत घातक सिद्ध है आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो याद रखिए, कभी भी आप जो है बच्चों को, बुजुर्गों को इनसे खासकर दूर रखें। तो उनको मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, जो बच्चों को पकड़ के आप डीजे के सामने जाते हैं, बहुत आवाज जो होता है, साउंड होता है, वहां चले जाते हैं, तो आप मत करिए, ठीक है। डांस करना है, थोड़ा दूर रहिए, और ज्यादा दूर रहिए, एकदम लास्ट में रहिए, डांस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा आप जो है इस चीज को समझिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, विभिन्न माध्यमों में जो है, सॉरी, विभिन्न स्रोतों में ध्वनि की तीव्रता किस प्रकार से होती है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं, ध्वनि की क्या क्या बातें हैं। एक ध्वनि का, अभी देखेंगे ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है भाई साहब? ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे? प्रकाश का परावर्तन देखे थे। और परावर्तन कहने का मतलब है कि यदि, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लाइट पढ़ा चुका हूं, प्रकाश पढ़ा चुका हूं, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं परावर्तन मतलब क्या होता है। कि जब हम प्रकाश में पढ़े, जब किरण इस प्रकार से चलती है, तो टकरा कर वो क्या हो जाती है? वो उसी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। क्या करते हैं? जब परावर्तक पृष्ठ से कोई ध्वनि टकराएगी, जब परावर्तक पृष्ठ से कोई ध्वनि टकराएगी, तो ध्वनि टकराने के बाद वो क्या करेगा? उसी दिशा में एक एंगल बनाकर, ठीक है, ये जो जितना एंगल ये बनाएगा, इतना एंगल बना के मुड़ जाएगी। ऐसा हम पढ़े और ऐसा होता है, ठीक है। भले हमें दिखाई नहीं, अगर हम ध्वनि की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो ये दीवार है, दीवार से टकरा कर उधर जा रहा है, ठीक है, दीवार से टकरा कर उस तरफ जाते हैं। जैसे आप टीवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, टीवी वगैरह दीवार के सामने रख के टकरा कर फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब टकराने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में ये निकल जाएगा। तो जैसे प्रकाश में हम देखें, तो वही अब ध्वनि में होता है। अब देखिए क्या होगा, इसके एग्जाम्पल देखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश में पढ़े तो उसको बताने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब
किसी किसी सरफेस से, किसी सरफेस से, ठीक है, ध्वनि टकराकर, ध्वनि टकराकर क्या करेगा, उसी दिशा में लौट जाएगा। क्या करेगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, दिशा में क्या होगा, और लौट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लौट जाएगा, या जाएगी या जाएगा, जो भी है। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, एग्जाम्पल से आप समझे, तो आप लोग में से लगभग सभी, ठीक है, आज की जनरेशन में तो लगभग सभी आप क्या गए हो, मूवी देखने गए हो, कहां पर, सिनेमा हॉल में। कहां बेटा, सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या होता है, मान के चलिए ये क्या है, सिनेमा हॉल का पर्दा है, जहां चलचित्र चल रहा है, कहने का मतलब मूवी चल रहा है भाई, एकदम हिंदी में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पिक्चर चल रहा है, चलचित्र मूवी जो भी है यहाँ चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये पूरा पैक्ड है, ये हॉल है, ये पूरा क्या होता है, पैक्ड होता है, आप जानते हैं ये क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस प्रकार की कुर्सियां लगी होती हैं, क्या है, इस प्रकार की, अगर ये कुर्सी है एक, इस प्रकार की कुर्सियां लगी होती है ना भाई, समझ सकते हैं मेरी बातें, इस प्रकार की, थोड़ा मैं पीछे लेके चलता हूँ, ये इस प्रकार की कुर्सियां लगी होती है, चलिए समझिएगा। हमने तो इसमें जो है लाइट में समझ चुके हैं, प्रकाश में समझ चुके हैं, और इसमें भी समझेंगे साउंड में ध्वनि का परावर्तन। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होगा, यहां पर जो साउंड है, ठीक है, साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यहां से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ साउंड सिस्टम लगे होंगे, ठीक है, इस तरफ दीवालों में भी साउंड सिस्टम लगा होता है, ठीक है। आप देखते हैं साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये जो दीवाल, ठीक है, आप दीवाल देख रहे हैं, ये क्या है, ये दीवाल होता है, और इसी दीवाल से ये टकराएगी, और टकरा के एक एंगल से मुड़कर यहाँ पर बैठे व्यक्ति को सुनाई देगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी, सेम एंगल बना के यहाँ पर जो सुनाई देगा, ये टकराएगी यहाँ सेम एंगल बना के, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से साउंड हमें क्या है, सुनाई देता है। अगर आप पिक्चर देखने गए हैं, मूवी देखने गए हैं सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में ऐसे ही जो है बैठे रहते हैं, और साउंड सुनाई देता है, ऐसे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद वो दीवारों से टकराता है। एक चीज मैं आगे और बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने अगर ये महसूस किया होगा, कहने का मतलब ये देखा होगा, एनालाइज किया होगा, आप मूवी देखने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुर्सी में बैठ के देख लिए, ठीक है, आप तो आसपास चीजों को भी देखते हैं, ठीक है, आसपास चीजों को भी देखते हैं, जैसे कि नीचे एकदम कारपेट बिछाया रहता है, पूरी तरह से पैक्ड रहता है, ठीक है, साथ ही साथ ये जो दीवार है एकदम खुरदुरे बना रहते हैं, ठीक है, एकदम चिकना आपने नहीं देखे होंगे, एकदम खुरदुरे बना रहते हैं, वहां भी कालीन एकदम जो है कारपेट टाइप बिछा रहता है। तो वो चीजें आप जाके आप महसूस करिए, देखिए, अगर ऐसा है तो ये भी चीज आएगा जब इको साउंड हम बात करेंगे, इसके बाद जो है हम बात करेंगे इको साउंड, तो उसमें हम और कुछ बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, तब मैं उसको बताऊंगा, अभी फिलहाल ऐसे नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्ट ध्वनि का परावर्तन क्या होता है कि इससे टकराएगा, फिर सुनाई देगा, टकराएगा सुनाएगा, टकराएगा सुनाई देगा। तो जैसे कि अगर हम लाइट में भी देखें, तो लाइट में ये आपने देखे थे, ठीक है, लाइट में ऐसा होता है, ठीक है, तो परावर्तन तो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो लाइट में हो चाहे साउंड में हो, ठीक है। चलिए, तो ये है ध्वनि का परावर्तन। अब बात करें ध्वनि का, जो बोलते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि या इको साउंड, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि।
या इको, इको साउंड जिसको बोलते हैं ना, इको साउंड। प्रतिध्वनि या इको साउंड क्या होता है भाई साहब? प्रतिध्वनि या इको साउंड से कहने का मतलब है किसी सतह से, किसी सतह से आवाज जो है, साउंड किसी परावर्तक सतह से टकरा कर हमें पुनः सुनाई देता है। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या कहा। प्रतिध्वनि का मतलब है कि किसी किसी परावर्तक परावर्तक पृष्ठ से टकराकर हमें पुनः सुनाई देता है। हमें किसी परावर्तक से टकराकर ध्वनि हमें पुनः सुनाई देता है। जैसे आप देखें जंगलों में जाइए एकदम, ठीक है, आप जाइए एकदम शांत जगहों में, जोर से चिल्लाइए, ठीक है, किसी का नाम लीजिए, कुछ भी चिल्लाइए, ठीक है, तो कुछ समय बाद वो टकरा कर क्या होगा, वापस आएगी और वो सुनाई देगा। ठीक है, एकदम बड़े हॉल में जाइए, ठीक है, और अकेले आप रहिए, और बड़े जो जैसे जो हाँ ऑडिटोरियम टाइप की जगह है, ठीक है, ऑडिटोरियम टाइप का जगह है, वहां जाइए, वहां चिल्लाइए जोर से, तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर आपको वो चीजें पुनः सुनाई देता है। उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, ये सभी जानते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि या इको, प्रतिध्वनि तो खैर हिंदी में है, फिर भी से नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन इको साउंड आप जानते होंगे। ठीक है, तो इको, इसी को हम कहते हैं इको। अब देखिए, इको सुनाई देने के लिए, प्रॉपर इको सुनाई देने के लिए, याद रखिए, प्रॉपर प्रॉपर इको साउंड सुनने के लिए, सुनने हेतु जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और जो साउंड स्रोत है, दोनों के बीच की दूरी लगभग, सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, ठीक है, पृष्ठ एवं, ठीक है, श्रोता श्रोता के मध्य, लगभग 16.16 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कि क्या होना चाहिए? दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 16.16, लगभग, लगभग 17, लगभग कितनी, 17 मीटर। अगर आपको प्रॉपर सुनना है, एकदम क्लियर सुनना है किसी का इको साउंड, तो 17 मीटर की दूरी आप वो जो है क्या करेंगे, जो है रखेंगे। कहने का मतलब, अगर ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये परावर्तक पृष्ठ है और व्यक्ति खड़ा है, तो इन दोनों के बीच जो, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए, लगभग 17 मीटर। मैंने वहां लिख दिया लगभग, तो लगभग 17 मीटर होगी, तो इको हमें प्रॉपर सुनाई देगा, एकदम साफ साफ, एकदम क्लियर आवाज आएगी। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक जहां से टकराएगा, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का, और उस श्रोता, ठीक है, उस श्रोता जो सुन रहा है, उनके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको क्या होगा, क्लियर सुनाई देगा। देखिए, अगर पास में अगर जाएंगे, मान के चलिए 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की दूरी पर आप हैं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, अगर इस तरफ मैं देखूं, मान के चलिए इस तरफ भी है एक परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, और ये इसकी जो है, लगभग इसका डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर की दूरी। तो 10 मीटर की दूरी पर जो आप इको साउंड प्रॉपर नहीं सुन सकते, यहाँ पर प्रॉपर सुन नहीं सकते।
क्लियर कहने का मतलब प्रॉपर मतलब क्लियर, ठीक है, क्लियर नहीं सुनाई देगा, क्लियर नहीं होगा, नहीं रहेगा। और यहां पर क्लियर रहेगा, क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, आपका इको जो है क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए आप क्या करते हैं, मान के चलिए, ठीक है, आप जो दैनिक जीवन की ही चीजें लेके चलते हैं, दो लोग आपसे वार्तालाप कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, उसी में बैठे हो, आमने सामने दो लोग और हैं, और आपसे दो लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं एकदम एकदम सेकेंड में, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो सेकेंड होना चाहिए, देखिए हमारा दिमाग जो है, याद रखिए एक चीज और, हमारा जो जो ब्रेन होता है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, वो उस आवाज को, उस साउंड को प्रॉपर कब सुन सकता है, उस साउंड को प्रॉपर अगर दो लोग एक साथ बात करें, कब की स्थिति में, जब दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं तब की स्थिति में प्रॉपर साउंड कब सुन सकते हैं, उनकी बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि बोला एक व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, और फिर दूसरा व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, दोनों के बीच का गैप है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन क्या करेगा, 0.1 सेकेंड में क्या करेगा, अपना हमारा ब्रेन क्या कर दे, 0.1 सेकेंड में हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस चीज को सुनकर उसको टाल देता है, ठीक है। तो अगर उसी समय दो ही आवाज आ रही है और 0.1 सेकेंड नहीं हुआ है, तब की स्थिति में आप थोड़ा भ्रम में फंस जाते हैं। भ्रम में कहने का मतलब आपको लगता है कि भाई साहब कौन क्या बोल रहा है, समझ नहीं आता। आप दो मोबाइल रखिए, ठीक है, और दो मोबाइल रखिए, और अगर हल्का से कुछ सेकंड, 0.1 सेकेंड, उससे हल्का सेकेंड में अगर कोई अलग अलग बात करता है तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन एक साथ कोई बात करेगा, ठीक है, दो मोबाइल रखिए, दोनों तरफ कोई है, ठीक है, और आप बात करिए तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन हल्का से थोड़े समय के लिए आगे पीछे अगर बात करेंगे तो आपको प्रॉपर क्या होगा, सुनाई देगा कि भाई साहब ये वाले राइट वाले जो मोबाइल वाले वो क्या बोला है, लेफ्ट वाले ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड तक वो कैप्चर करता है, ठीक है। उसी बीच अगर कोई और साउंड आता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसके बाद अगर कोई साउंड आता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको सुनेगा। और यही काम होता है कहां पर, इसी पर, जब डिस्टेंस होती है 17 मीटर के आसपास, डिस्टेंस होती है क्या है, 17 मीटर के आसपास, तो आपकी जो जब आपकी जो स्पीड है, साउंड की स्पीड है, वो चले जाएगी और चले जाके वापस, मतलब आपको वापस सुनाई देगी लगभग 0.1 सेकेंड में अगर जाके आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगी, 0.1 सेकेंड के बाद आएगी तो आपको सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पर उससे कम होता है तो ठीक है, आपको इको सुनाई नहीं देता। तो ये थोड़ा याद रखिए इको के बारे में, जो है प्रतिध्वनि के बारे में, ठीक है। चलिए, इको की बाद भी है, इको के बाद ही एक चीज और सुनाई देता है जिसको हम कहते हैं अनुरणन, ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इको के बाद भी हमें क्या है, जो है सुनाई देता है, एक है अनुरणन, जिसे कहा जाता है रिवर्बेरेशन। अब देखिए, अनुरणन कहने का मतलब है कि साउंड सिस्टम को भी साउंड साउंड स्रोत, साउंड स्रोत, स्रोत और श्रोता समझते ना, साउंड स्रोत के बंद होने के बावजूद
के बंद होने के बाद भी हमें क्या होता है, हमें आवाजें आती है कुछ समय के लिए, के बाद भी हमें कुछ समय के लिए आवाज सुनाई देती है या साउंड सुनाई देती है। आवाज कहने का मतलब के लिए साउंड सुनाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अनुरणन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इको खत्म होने तक की जो चीजें हैं, ठीक है, इको खत्म होने तक की चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीजें हैं, अगर आपको मूवी देख रहे हैं, इको होता है, इसके पहले देखिए कि इको साउंड आप सुनना चाहते हैं तो ये होगा, ठीक है, इको साउंड सुनना चाहते हैं तो ये चीजें होगी। लेकिन अगर आप मूवी देख रहे हैं और इको साउंड आपको आएगा, मान के चलिए ऐसा होता नहीं, ठीक है, इको साउंड को उसको हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल फिर से हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने उस समय बताया था, ये सिनेमा हॉल में पढ़ते हैं और यहीं से आपको पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कुर्सी आपको इसी जो है लगी रहती है, ये ठीक है, ऐसा कुर्सी लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए सिनेमा हॉल की बात करें तो सिनेमा हॉल में जो आपके पर्दे बनाए जाते हैं, ठीक है, दीवार, पर्दे कहना होता है जो दीवार, ठीक है, दीवार जो बनाए रहते, देखिए यहाँ पर इको ना होने की, क्या सिनेमा हॉल में इको ना हो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल में जो मूवी थिएटर आप देख रहे हैं, वहां पर जो दीवाल है, दीवाल क्या बनाए जाते हैं, खुरदुरी बनाए जाते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। जमीन पर नीचे जमीन पर क्या बिछा रहता है, कालीन बिछा रहता है, जमीन पर क्या होता है भाई साहब, कालीन बिछा रहता है। पहले लिख लेता हूं फिर बातें करेंगे। जमीन पर जो आप देखिए कारपेट टाइप रेड या ग्रीन टाइप का जो है कारपेट बिछा रहता है, ठीक है। दीवार पर सिस्टम ऑब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर सिस्टम को क्या करेगा, जो है ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, साउंड को ऑब्जॉर्व करेगा, साउंड को क्या करते हैं, अवशोषण, ठीक है, साउंड को अवशोषण करने के लिए क्या करा जाता है, और जो है खुरदुरी बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये साउंड को अवशोषित करता है। जमीन पर कालीन बिछाई रहती है, ठीक है, कारपेट लगे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करने पड़ते हैं। और कुर्सी पर भी देखिए, कुर्सी पर भी एकदम प्रॉपर जो है आपको देखने को मिलेगा, जमीन पर देखने को मिलेगा, आसपास जो है दीवार पर देखने को मिलेगा, पूरा सिनेमा हॉल में एकदम पूरा पैक्ड रहता है, ठीक है। और एक खुरदुरे बनाए जाती है, कारण क्यों, क्योंकि जितनी चीजें हैं वो क्या करता है, इको को क्या करता है, ठीक है, इको सुनाई नहीं देता। इससे कारण क्या है, देखिए इको कहने का मतलब टकरा कर वापस आएगी, और वो टकरा कर जो वापस इको को आने नहीं देता, ऐसे तो टकरा कर वापस आएगी तो हमें सुनाई देगा, ये परावर्तन है, हमने देखे अभी परावर्तन। लेकिन जब इको की बात करते हैं, इको सुनाई ना दे, ठीक है, अगर इको सुनाई दे दे बार बार, वही तो दिक्कत हो गया। हम समझेंगे कैसे गए कि मूवी में क्या डायलॉग बोल रहा है, जैसे डायलॉग कोई बोलते हैं, ठीक है, मूवी में कोई अगर मान के चल हीरो है, हीरोइन है, कहने का मतलब कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो कोई डायलॉग डिलीवरी करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो हमें क्या इको सुनाई देता है क्या, कि बार बार वही बोल रहे हैं, नहीं ना। तो इसके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल है, आप हॉल में देखिए, और हॉल में जहां कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक सिस्टम ले जाइए और सिस्टम लेके चलाइए, ठीक है, एक हॉल है वहां पर एकदम जो कुछ भी नहीं है, और एक सिस्टम लेके चलाइए, आपको इको सुनाई देगा। लेकिन मूवी थिएटर वगैरह जहां पर आप जाते हैं, सिनेमा हॉल, वहां ऐसे ही बनाए जाते हैं,
कि दीवार खुरदुरी, कारपेट बिछे रहते हैं जमीन पर, ठीक है, ये सभी इसी कारण, क्योंकि जितने हैं वो इको साउंड को अवशोषित कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और इको आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज से आवाज आती है, इको सुनाई नहीं देता, और ये जो अनुरणन है, ठीक है, तो साउंड सोर्स के बंद होने के बाद भी कुछ समय तक हमें कुछ सुनाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। चलिए, हो गया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। बस 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के बाद हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, तब तक आप इस चीज को देखिए, ठीक है। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए, 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। ध्वनि की प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ध्वनि का क्या है? अपवर्तन, ठीक है। ध्वनि की परावर्तन देख लिए, अब ध्वनि का अपवर्तन देखते हैं। ध्वनि का अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। मैंने लाइट पढ़ाया है, प्रकाश पढ़ाया है, और प्रकाश मैंने क्या कहा है, क्या बताया थे? अपवर्तन क्या बताया है, पढ़े हैं कि नहीं? चलिए देखिए, अपवर्तन कहने का मतलब जब साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, जब साउंड ट्रेवल करता है तो एक मीडियम से होकर जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा तो वह डाइवर्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा? साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो वह डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्रकाश में पढ़े थे, जब सघन माध्यम से विरल या विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब की ओर हट जाता है, या अभिलंब से दूर हट जाता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये हम देखे थे जो प्रकाश का अपवर्तन। तो उसी टाइप यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे परिभाषा के रूप में, अगर इसको देखें तो साउंड जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम, साउंड जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाता है। हो जाता है, चलिए, चाहे वो सघन से विरल हो या विरल से सघन हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्ट। चलिए अब देखिए, आप जानते ही हैं एक चीज है, जैसे मैं अगर कहूं कि दिन की अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा दिन की अपेक्षा आपको या हमें या सभी को दिन की अपेक्षा, ठीक है, रात्रि को ध्वनि क्या दिख रही है? की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दिन की अपेक्षा रात्रि को ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। तो ये कारण क्या है? ये इसी का कारण है, ठीक है। तो अगर हम दिन के समय की बात करें, दिन में, और दिन के समय क्या होता है भाई साहब? दिन के समय क्या होता है? दिन के समय जो है पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। दिन के समय पृथ्वी क्या होगा? गर्म होगा। अब जब पृथ्वी गर्म होगा तो उसे गरम गरम हवा निकलेगी, ठीक है, पृथ्वी से, ठीक है। तो पृथ्वी का जो तल है, ये क्या है? पृथ्वी का तल, समझेगा क्या है? पृथ्वी का तल। जब गरम गरम हवा निकलेगा, पृथ्वी का तल है, तो पृथ्वी के जो तल है, यहाँ पर पृथ्वी के तल में जो चीजें हैं ये क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है, तल है, यहाँ पर क्या होगा? गर्म होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब भाई गर्मी है तो गर्मी कहाँ से पैदा होगा? आसमान से थोड़ी होगा, पृथ्वी तपेगा, लाइट कहाँ पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये गर्म होगा, और ये गर्म होने के कारण, ठीक है, गर्म होने के कारण ये क्या होगा? विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग की हम बात करें, ठीक है, थोड़ा अगर हम ऊपर की बात करें, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग, तो ऊपरी भाग जो है ठंडा रहता है। क्या होता है भाई साहब? ठंडा रहता है। ऊपरी वाला भाग क्या होता है? ठंडा होता है।
ठंडा। और ठंडा होने से ये क्या हो जाता है, ये सघन हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या हो जाता है, ठंडा होता है, ठंडा होने से क्या होता है, सघन हो जाता है। जब ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, जब ये ट्रेवल करेगा कहाँ, विरल से सघन, ठीक है, हमारा ध्वनि क्या होगा, जो है टकराएगी, तो विरल से सघन हमें सुनाई कैसे देगा, ठीक है, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं से टकराएगा, ठीक है, हम खाली स्थान है, जगह है, आपको सुनाई दे रहा है, तो कहीं से टकराएगा, और टकराने के बाद जब ट्रेवल करती है विरल से सघन, और जानते हैं जब विरल से सघन ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर, जो है अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, और इससे क्या है, आपको जो सुनाई देगा, जो सुनाई देगा वो एकदम कम सुनाई देगा, ठीक है, क्या होगा, एकदम कम सुनाई देगा। लेकिन उसी समय अगर रात्रि के समय की बात करें तो जस्ट अपोजिट होगा। रात्रि के समय पृथ्वी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, पृथ्वी क्या होता है, ठंडा, कहने का मतलब जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, वो क्या होता है, यहाँ पर ठंडा होगा रात्रि के समय, ठंडा, और ठंडा होगा तो यहाँ पर सघन होगी, ठीक है, क्या होगा, सघन होगा, और इस तरफ क्या होगा, विरल होगा, क्या होगा, विरल होगा। सॉरी, ठीक है, जब विरल से, सॉरी, सघन से जब विरल प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हटने के बाद, ठीक है, दूर हटने के बाद वो क्या करेगा, दूर हटने के बाद क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वापस आकर परावर्तन हो जाता है, किससे हो जाता है, पृथ्वी से टकराया जाएगी, टकराया जाएगी, और टकराने के बाद यहाँ अगर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, टकराने के बाद व्यक्ति खड़ा है तो एकदम जो है आवाज जल्दी आएगी, मतलब जो है प्रॉपर सुनाई देगा, और कहने का मतलब है कि रात्रि को अधिक आवाज आती है, तीव्र इसकी अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि एकदम जल्दी पृथ्वी पर टकरा के आपको तुरंत सुनाई दे, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अब जानते हैं, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है, दूर हटते ही, ठीक है, ये क्या होगा, परावर्तित हो गया, और परावर्तित पृथ्वी पर टकराएगी, और पृथ्वी पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको आराम से अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो वो दूर हट जाती है, तो ये परावर्तन है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो माध्यम में जब साउंड हमारा डाइवर्ट होता है, ठीक है, साउंड हमारा डाइवर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, जैसे हम जो है हमने प्रकाश या लाइट में हमने देखी। एक होता है, इसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंदर, ठीक है, साउंड के अंदर एक होता है डाफलर इफेक्ट, या जिसे कहा जाता है डाफलर प्रभाव। ध्वनि का डाफलर प्रभाव, डाफलर प्रभाव, या डाफलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव। चलिए, ध्वनि का डापलर प्रभाव, देखिए ध्वनि का डापलर प्रभाव कहने का मतलब है कि आपको वो चीजें क्या दिखने, आभासी, ठीक है, एक जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी ध्वनि की, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक तो आभासी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, आभासी आवृत्ति, और एक होता है आपका वास्तविक, वास्तविक आवृत्ति, ठीक है। एक क्या है, आभासी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा वह है वास्तविक आवृत्ति। देखिए, जैसे कि एग्जांपल, डाफलर इफेक्ट कहने का मतलब हमें आभास होता है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल, देखिए बहुत सारी चीजें एग्जांपल से समझी जा सकती है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलिए एक व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, पॉइंट ए पर। मान के चलिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये पॉइंट ए है, ये बी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति, राम नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन आ रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेन आ रहा है। तो ट्रेन आ रहा है किधर से, इस तरफ से ट्रेन आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से ट्रेन आ रहा है और राम यहाँ पर क्या है, खड़ा हुआ है। तो क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, समझिएगा, ये डॉपलर इफेक्ट समझा रहा हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो राम नाम का व्यक्ति खड़ा है उनको अंदाजा लग जाएगा कि ट्रेन लगभग कितनी पास है, ठीक है, कितनी पास है। तो ये आपको एक तरह से वास्तविक लग रहा है, ठीक है, एक तरह से लगता है कि हाँ भाई ये पास है। लेकिन वहीं पर मान के चलिए इस लाइन में, इसी लाइन में ए बी और ये लाइन हो गया सी, इसी लाइन में कोई श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा है। तो श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा है, तो इससे ट्रेन क्या हो रहा है, इस श्याम से, श्याम तो यहाँ खड़ा है लेकिन इससे ट्रेन जो है दूर जा रही है, ठीक है, इससे श्याम नाम के व्यक्ति से ट्रेन दूर जा रही है और किसके तरफ, राम नाम के व्यक्ति पर की तरफ। तो श्याम नाम के व्यक्ति को लगेगा कि भाई साहब ट्रेन मेरे तो जो है आवाज थोड़ी 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 क्या होता है, कम सुनाई देता है, और इसको आवाज थोड़ी थोड़ी धीरे सुनाई देता है। कहने का मतलब है डॉपलर इफेक्ट, कहने का मतलब है साउंड जो है क्या होता है, ठीक है, जो इसकी तीव्रता कम होती है तो कम सुनाई देगा, ठीक है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या आवृत्ति बोल सकते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसकी जो है तीव्रता पर, ठीक है। अगर तीव्रता अधिक है, ठीक है, तीव्रता अधिक है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो तीव्रता अधिक होगा, और तीव्रता अधिक होगी तो हमें चीजें जो है सुनाई देगी अच्छे से, ठीक है, सुनाई देगी, हम ऐसे लगेगी कि हमारे पास आ रहा है। जैसे ट्रेन राम को लगेगा, लग रहा है कि जो है ट्रेन मेरे पास आ रहा है, श्याम को लग रहा है कि ट्रेन जो इससे दूर जा रहा है तो मेरे से दूर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से चीजों को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसका उपयोग क्या है भाई, ये क्यों है डॉपलर इफेक्ट, इसका उपयोग क्या है, इसमें हम बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाते हैं। जैसे जैसे जेट ऊपर चढ़े, जेट विमान चल रहा है ऊपर, उसका पता लगाते हैं कि लगभग कितनी दूरी पर उड़ रहा है, ठीक है। नीचे गहराई में, समुद्र की गहराई में जो पनडुब्बियां हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई में पनडुब्बियां हैं, तो उनकी आवाज जो है उससे हम सोनार जिसे पढ़े ना, उससे हम चेक करते हैं, तो उनसे भी हम पता चलता है कि आसपास क्या है, पनडुब्बी चल रही, तो ठीक है। आकाश गंगाओं की गति के बारे में हमें पता चलता है, तो ये सारी चीजें हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई साहब विमान, अगर आप नीचे देख रहे हैं और जो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है या जो भी है, हेलीकॉप्टर है, उड़ रहा है, तो आप आवाज सुनकर समझ सकते हैं भाई आसपास है, ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है मतलब आसपास है, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है मतलब थोड़ा दूर है, तो ये अनुभव लगा सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आप क्या है, ठीक है, जो है आपके पास ट्रेन आ रही है, या कहने का मतलब आपको जो तेज सुनाई दे रहा है, ज्यादा कि कम सुनाई दे, ये डिपेंड करता है, इसकी आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तीव्रता, ठीक है। तो ये क्या है, डॉपलर इफेक्ट। चलिए, ठीक है, ये हो गया, और क्या क्या बच गए हैं, अनुरणन हो गया, डॉपलर इफेक्ट होगा, ठीक है। विवर्तन एक और आता है आपका, क्या है, विवर्तन, ठीक है, चलिए, विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, ठीक है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन
ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इस डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है कि ध्वनि, ठीक है, ध्वनि हमें क्या है किसी सतह से टकरा कर, ठीक है, मुड़कर वापस नहीं आती, ठीक है, यह समाप्त नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो ध्वनि किसी सतह से या दीवार से या जो भी है किसी सतह से टकराकर टकराकर न ही समाप्त होती है और न ही लौट जाती है, बल्कि बल्कि क्या होता है भाई साहब, बल्कि मुड़कर मुड़कर, ठीक है, ट्रेवल करती है। क्या करती है? ट्रेवल करती है। इसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन। देखिए क्या होता है, मान के चलिए इसका भी एग्जांपल जो नॉर्मल जिंदगी के बारे में अगर हम, ठीक है, हमारी जो जिंदगी चल रही है, ठीक है, देश दुनिया में जो भी है वहाँ जो भी चीज बिकता है उसी से हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब क्या है, विवर्तन की बात कर रहे हैं। मान के चलिए होते हैं ना, दो महिलाएं कानाफूसी कर रही हैं, ठीक है, एक कमरे में दो महिलाएं कानाफूसी कर रही हैं और एक महिला क्या है, कमरे के बाहर कान लगा के सुन सुन रहे हैं कि भाई साहब क्या, ये क्या बोल रही है, लोग क्या मेरे ऊपर क्या क्या चुगली कर रहे हैं, ठीक है, होता है ना, ठीक है। तो दीवार में अगर ऐसे कान लगा के सुनिएगा तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बातें करें तो ये क्या हो, अगर ये ध्वनि टकराएगी और टकरा कर ये इधर नहीं चले जाएगी कि जहां से स्रोत निकला है वहां से टकराएगी और नहीं समाप्त होगा। ध्वनि याद रखिए कभी भी ये समाप्त नहीं होगा और टकरा कर जो बातें करेंगे वापस नहीं आएगी, बल्कि बल्कि मुड़कर आपको कहीं न कहीं बाहर व्यक्ति को सुनाई देता है। जैसे बोलते हैं ना कि घर के झगड़े हो रहे हैं तो मोहल्ला जमा हो जाता है, भाई साहब उनके यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और दीवार पैक्ड भी है, ठीक है, पूरा प्रॉपर जो दीवार पैक्ड है फिर भी जो है सुनाई देगा, हल्का से अगर छिद्र हो, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं करूँ एकदम कांच वांच लगा है ऑफिस वगैरह उसकी बात नहीं करूँ, वहां से तो वो मुड़कर अंदर जाएगी ही नहीं, ठीक है, मुड़कर जो बाहर निकलेगी नहीं। जहाँ हल्का से, ठीक है, नॉर्मल दीवार है या फिर हल्का से दीवार से थोड़ा बहुत होल है, हल्का से कुछ भी, ठीक है, तो नॉर्मल घर में जिसे बोलते हैं ना कि मोहल्ले में जो इनका झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या है, वापस जो है क्या है, कमरे से निकलकर आवाज क्या है मोहल्ले वासी को सुनाई दे जाता है। तो यही क्या कहलाता है, ध्वनि का विवर्तन। तो ध्वनि का जो है टकरा का समाप्त नहीं होती, नहीं वापस वही मुड़ जाती, बल्कि ये, ठीक है, मुड़कर ट्रेवल करती, इसी को हम कहते हैं ध्वनि का विवर्तन है। साफ है, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक चीज और, चलिए बातें करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पहले बताना चाहिए था, एक होता है मैक नंबर, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि में। एक मिनट का, एक होता है मैक नंबर, क्या बोलते हैं भाई साहब, मैक नंबर या मैक संख्या, इसको इंग्लिश में बोल सकते देते हैं मैक नंबर। क्या है? मैक नंबर, ये जिसे बोला जाता है मैक संख्या। चलिए तो समझते हैं मैक नंबर या मैक संख्या क्या होता है। देखिए मैक नंबर या मैक संख्या अगर हम निकालें, ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं मैक संख्या बराबर, मैक संख्या बराबर, ठीक है,
किसी वस्तु का स्पीड, ठीक है, क्या है, किसी वस्तु का स्पीड, ठीक है, कहने का मतलब वस्तु की चाल, वस्तु की चाल डिवाइडेड बाय ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, क्या है, ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। अगर इसमें अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ये क्या आता है, मैक नंबर, मैक नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बटे स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड मैक नंबर, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है। अब देखिए यहां पर तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत एक है ट्रांससोनिक, एक कहते हैं हम ट्रांससोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक, एक कहलाता है सुपरसोनिक, और तीसरा जिसे बोलते हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब ये क्या होता है भाई, देखिए मैंने क्या कहा, मैक संख्या या मैक नंबर, मैक नंबर बराबर वस्तु की चाल एवं बटे ध्वनि की चाल। मान के चलिए ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, और क्या है, ये क्या है, पटरी पर, अरे ट्रेन पटरी पर ही चलेगी भाई, ये क्या है, आपका ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन है और इस दिशा में किसी दिशा में चल रही है। अब ट्रेन है तो ट्रेन का आवाज आएगा, ठीक है, ट्रेन की आवाज जानते हैं ना, सबका अपना अपना जो साउंड होता है, ठीक है, बाइक का अलग साउंड है, कार का अलग साउंड, आप पहचान सकते हैं कि ये बाइक है भाई, ये कार है, ठीक है, तो साउंड है। तो किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, मान के चलिए ट्रेन का साउंड है, ठीक है, क्या है, ट्रेन का साउंड है, और ट्रेन का जो ध्वनि का, ठीक है, इसमें जो ध्वनि का साउंड है और इस ऑब्जेक्ट का साउंड है, इस ट्रेन का और इसके ध्वनि का साउंड है, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करके निकालें तो उसको कहते हैं मैक संख्या। और यदि मैक संख्या, यदि याद रखिए, मैक संख्या किसी वस्तु और ऑब्जेक्ट मतलब किसी का अगर मैक संख्या एक से कम होता है, ठीक है, क्या होता है, एक से कम, ठीक है, सॉरी मैंने कहा एक के बराबर, एक के बराबर, ठीक है, क्या है, मैक संख्या। अगर किसी का मैक संख्या एक के बराबर होता है, एक के बराबर कहने का मतलब क्या है, एक के बराबर कहने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब अगर इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और इसकी भी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो किसका आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। मान के चलिए ट्रेन की चाल, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है, इसकी चाल मतलब चाल कितना होता है, किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, और इसकी भी किलोमीटर जो है किलोमीटर प्रति हावर है, मान के चलिए कि 10 किलोमीटर प्रति हावर है, और इसका भी 10 किलोमीटर प्रति आवर है इसकी चाल। तो दोनों की चाल अगर सेम है, 10-10 है, तो उसको काटने के बाद कितना आएगा, एक आएगा। तो एक के बराबर, अगर मैक नंबर कितना हो गया, एक, अगर मैक नंबर एक के बराबर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांससोनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांससोनिक, ठीक है। और मैक नंबर एक से अधिक हो, ठीक है, क्या हो, मैक नंबर क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूं, मैक
अधिक हो किससे, एक से। अगर एक से अधिक हो मैक नंबर तब उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, मैक नंबर अगर एक से अधिक हो, और अधिक कब आएगा, एक से अधिक कब आएगा, मैक नंबर अधिक कब आएगा, ठीक है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई साहब, वो अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगर ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, तो मैक नंबर एक से अधिक आएगा, 5 दूनी 10, अगर 2 आ गया तो मैक नंबर क्या है, एक से क्या होगा, अधिक आ गया। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या है, क्या कहलाता है, आपका सुपरसोनिक कहलाता है। ठीक है, अगर मैक नंबर अगर क्या हो, मैक नंबर 5 से अधिक हो, अगर मैक नंबर क्या हो, 5 से अधिक हो, मैक नंबर कितना हो भाई साहब, 5 से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। और इसी में एक और होता है जिसको बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम, और सोनिक बूम कहने का मतलब है, इसको सोनिक बूम हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। और सोनिक बूम कहने का मतलब है जब मैक नंबर, ठीक है, जब मैक नंबर क्या हो, एक से जब अधिक होगा, जब मैक नंबर एक से अधिक होगा तब उसे सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं, जिसमें उसकी ध्वनि जो है तेज सुनाई देती है। ठीक है, क्या कहते हैं, तेज सुनाई देती है, सोनिक बूम कहलाता है। और ये किस परिस्थिति में होगी, वो किस किस परिस्थिति में होगी, वो इस परिस्थिति में भी होगी और इस परिस्थिति में होगी। और इन दोनों परिस्थिति को, दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम कहने का मतलब है, सोनिक बूम कहने का मतलब है जब मैक नंबर एक से अधिक हो, तो एक से अधिक ये भी होगा जितना भी 2 3, ठीक है, और 5 से अधिक होगा तो 5 से अधिक जितना भी होगा। ठीक है, तो 3 चीज होते हैं, ट्रांससोनिक कहलाता है, एक सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक होता है। ठीक है, और मैक नंबर बराबर ये होता है, ये चीजें याद रखिए। चलिए, तो चीजें हो गई हैं। एक चीज और बाकी है जिसको हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद, या जिसको कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस अनुनाद क्या है, कुछ भी नहीं भाई साहब, जब क्या है एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है तो उसको हम अनुनाद कहते हैं। जब एम्पलीट्यूड क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जब क्या हो, आयाम, आयाम या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, एक हम मान के सैनिक का मार्च चल रहा है, एग्जाम्पल अगर हम बोले तो सैनिक मार्च होता है ना भैया, सैनिक का जो है मार्च चलता है। और सैनिक क्या करते हैं, सैनिक क्या करते हैं, अगर मान के चलिए ये है, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं एक लाइन में, एक लाइन में क्या करते हैं, ठीक है, एकदम पैर को इस प्रकार से, ठीक है, जोर जोर से पटक 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 के, जोर जोर से पैर को पटक के चलते हैं। ठीक है, जब परेड होता है, ठीक है, सैनिक का जो परेड होता है, ठीक है, हम लिख देते हैं सैनिक का परेड। सैनिक का जो परेड होता है, उस परेड में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक लाइन से चलेंगे। अब जब लाइन से चलेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, यहाँ पर जो भी कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका उसका आयाम जो है, उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है, आयाम। और उसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, अत्यधिक होगा। जितना आयाम होगा वो तो साउंड सुनाई देगा, तो एकदम जो है एकदम एक ही आवाज आता है, धम 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 धम, एकदम जो है जो पूरा साउंड सुनाई देता है, और आयाम बढ़ जाता है। तो आयाम बढ़ने से, ठीक है, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ने से साउंड ज्यादा होगा, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है
आपका क्या है, अनुनाद। तो ये लगभग आप बोल सकते हैं आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं, ध्वनि या साउंड की जितने भी चीजें हैं वो हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। कुछ कुछ अगर बचा भी होगा तो वो हम अगर एमसीक्यू देखेंगे तो उस समय देख लेंगे, ठीक है। तो लगभग ये पूरा हो चुका है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी है वो देख चुके हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और साउंड पार्ट 2। तो आज की क्लास में ये सारी बातें हुई। पहले हमने ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक देखे, फिर ध्वनि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखें, ये याद रखिएगा। ध्वनि की स्रोतों की जो है विभिन्न स्रोतों में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, ध्वनि का परावर्तन क्या है, प्रतिध्वनि या इको साउंड क्या है, अनुरणन क्या है, ध्वनि का अपवर्तन क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, ध्वनि का विवर्तन क्या है, मैक संख्या क्या है, अनुनाद क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं और पिछले क्लास में भी बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो लगभग 2 क्लास में आपका साउंड की जो बातें हैं वो खत्म होती है, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा, ताप और उष्मागतिकी, ठीक है। ताप, उष्मा और उष्मागतिकी, चलिए वो हम देखेंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, वही जो है चीजें देखने को हो सकता है मिले आपको, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है आगे बढ़ेगा। और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, आप हमेशा आपके लिए जो है तत्पर रहता है। और चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, सबका खैर, गुड बाय।